हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ लेक्चर 66, जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की है कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। और ये क्वेश्चंस काफ़ी यूज़फुल रहने वाले हैं पीजीटी कॉमर्स एज वेल एज यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए। ओके, हर एक क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि इन क्वेश्चंस के थ्रू आप लोगों के कॉमर्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं अच्छे से क्लियर हो जाए। और हमने ऐसे ही सीरीज़ को कंप्लीट करते जाना है। ऑलमोस्ट 65 तक लेक्चर्स हो चुके हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस हुए हैं इन डिटेल। तो आपको पहले वाली वीडियोस भी ज़रूर देखनी चाहिए। अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो ये सीरीज़ चलती रहेगी और हम लोग ऐसा कोई भी कॉमर्स का कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, ताकि आपका कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे नेट कॉमर्स का, पीजीटी कॉमर्स का एंड अदर एग्ज़ाम्स, तो आपका कोई भी कॉन्सेप्ट आपका स्किप ना रह जाए। ओके, और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और अगर आप लोगों ने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू कैन सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर सकते हो ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस का जो है टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। और जो मैंने टेलीग्राम चैनल का भी नीचे लिंक डाल दिया है वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 66 को। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई, बैंकिंग से रिलेटेड है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, नेट कॉमर्स के लिए भी और पीजीटी कॉमर्स के लिए भी। जो आरबीआई है यानी कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, जो हमारे इंडियन बैंकिंग सिस्टम का मेन है बैंक, वो किसकी रिकमेंडेशंस पर सेटअप हुआ था। देखो, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके बहुत बार आ जाते हैं। वो किसकी रिकमेंडेशंस पर सेट हुआ था? रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। बिल्कुल सही है ये फर्स्ट स्टेटमेंट। और इस कमीशन को हम लोग हिल्टन यंग कमीशन भी बोलते हैं, तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। सो बोथ द स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, ठीक है। आरबीआई किसकी रिकमेंडेशन पर सेटअप हुआ था? रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस पे। और इस कमीशन का अदर नेम है आपका हिल्टन यंग कमीशन। तो आपको दोनों में से कोई भी नेम आए तो आपको याद रखना एक ही है, ठीक है। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू हियर। नेक्स्ट है आपको बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स दिया हुआ है, ये स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है आपका। और ये आपके जो है रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स हैं। ओके, रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स का यूज़ करके आपको कॉरिलेशन कॉफिशिएंट निकालना है और दोनों का साइन माइनस है। रिग्रेशन कॉफिशिएंट की एक प्रॉपर्टी है आप लोगों ने याद रखनी है कि दोनों के साइन सेम होंगे, ठीक है, दोनों के साइन सेम होंगे, या तो दोनों प्लस होंगे या दोनों माइनस होंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक प्लस होगा एक माइनस होगा। अगर दोनों के साइन प्लस हैं तो आपका कोरिलेशन कॉफिशिएंट भी प्लस में आएगा, अगर दोनों माइनस है तो आपका कोरिलेशन कॉफिशिएंट भी माइनस में आएगा। जैसा कि इस क्वेश्चन में अब निकालते कैसे हैं, आप लोगों ने इनका प्रोडक्ट करना है। जो आपके ये हैं कॉफिशिएंट, रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स, इनको मल्टीप्लाई करना है और इनका क्या कर देना है, स्क्वायर रूट। बी एक्स वाई आपको 0.25 दिया हुआ है माइनस का, और आपका बी वाई एक्स माइनस का 0.64। अब आप क्या करेंगे, 0.64 को 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो भी आएगा उसका स्क्वायर रूट करेंगे और इसका आंसर अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मैक्लेलैंड नीड थियोरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोटिवेटिंग नीड। देखो, जो थियोरीज हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। ओके, ये है आपकी थियोरी मोटिवेशन की। एक थियोरी है मैक्लेलैंड ने दी थी, तो उन्होंने क्या बोला था, 3 टाइप की नीड्स बताई थी, उनमें से कौन सी नहीं है उनके अकॉर्डिंग? एक है नीड फॉर पावर, नीड फॉर सिक्योरिटी, नीड फॉर अचीवमेंट एंड नीड फॉर एफिलिएशन। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, मैक्लेलैंड ने नीड फॉर सिक्योरिटी कोई नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ 3 बताई। एक आपका पावर, एक आपका अचीवमेंट, एक आपका एफिलिएशन। और इन्होंने क्या बोला कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको पावर से मोटिवेशन मिलता है कि उनके पास अगर पावर हो। कुछ लोग जिनको जो जो गोल सेट करते हैं अगर उनको अचीव करते हैं, अचीवमेंट करते हैं, तो उनके लिए वो मोटिवेशन है। और एफिलिएशन, कुछ लोगों को कनेक्शंस बहुत पसंद होते हैं कि वो लोगों से जुड़े रहें। तो ये 3 टाइप की हैं, उन्होंने बताए हैं कि 3 टाइप के यहाँ मोटिवेटिंग फोर्स हैं। तो हर किसी पर्सन के लिए इनमें से अलग अलग डोमिनेटिंग का काम करता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपको फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में डंपिंग से रिलेटेड है। पहले तो डंपिंग का मीनिंग समझिए होता क्या है, फिर आपको हम करेंगे स्टेटमेंट्स को। देखो, डंपिंग की अगर हम बात करें, सपोज चाइना जो है किसी प्रोडक्ट को अपने मार्केट में, मतलब चाइना में वो 100 रुपीज़ में सेल करता है,
लेकिन वही प्रोडक्ट वो हमारे इंडिया में ₹75 पे सेल कर रहा है, ठीक है, ₹75 पे। तो यहाँ पर डंपिंग का मतलब ये है कि आप जो है क्या करते हैं, खुद की मार्केट से कम पर सेल करते हैं दूसरे जो फॉरेन मार्केट्स हैं उनमें, तो इसको हम लोग डंपिंग बोलते हैं। एक बार सेकंड स्टेटमेंट देखिए, डंपिंग इज अ प्रोसेस वेयर ए कंपनी एक्सपोर्ट्स ए प्रोडक्ट एट ए प्राइस हायर देन द प्राइस इट नॉर्मली चार्ज इन इट्स होम मार्केट। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि डंपिंग में यहाँ उल्टा लिखा गया है, हायर नहीं आएगा, यहाँ पर लोअर आएगा, क्योंकि अभी बताया, क्योंकि जो आपकी खुद की मार्केट होती है उससे आप कम प्राइस चार्ज करते हैं, जैसे कि इंडिया में कर रही है चाइना वाले, तो ये हायर वर्ड की वजह से स्टेटमेंट गलत हो जाता है। और स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन आपको मिलते हैं, आपने एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ना है इसमें। ओके, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। उसके बाद देखिए फर्स्ट वाला, एंटी डंपिंग। एंटी डंपिंग का मतलब क्या होगा, जो डंपिंग को रोकने के लिए। एंटी डंपिंग ड्यूटी इज अ प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ दैट अ डोमेस्टिक गवर्नमेंट इम्पोजेज ऑन फॉरेन इंपोर्ट्स दैट इट बिलीव्ड आर प्राइस बिलो देयर फेयर मार्केट वैल्यू। बिल्कुल, देखो इसमें क्या होता है कि आपको लग रहा है कि जो उनका फेयर मार्केट वैल्यू है उससे भी कम पर यहाँ चीज़ आ रही है, वो इससे क्या होगा, ये चीज़ गलत है, इसी वजह से एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो आप ये देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकेंड इज फॉल्स। तो आपको डंपिंग का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका स्टैट से, द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द आइटम्स फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ज़ीरो। अब ये आपका अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है, और प्रॉपर्टीज़ जो हैं आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं डिफरेंट टाइप की जो स्टैटिस्टिक्स में हैं। तो आपकी पहली प्रॉपर्टी डेविएशंस मतलब जो डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो आइटम्स हैं हमारे पास यहाँ 1, 2 एंड 3, इनका मीन निकालें हम। अगर इनका मीन आएगा तो कैसे निकालेंगे, इन तीनों का एडअप करके 6 और टोटल 3 है, तो मीन आ गया हमारा 2। तो अगर हम इनसे डिफरेंस निकालें, यानी कि हर आइटम में से अगर मीन माइनस करें, तो आप ये देखिए 1 में से -2 करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है, 2 में से 2 करेंगे तो 0, 3 - 2 1। तो इनका जो सम है वो हमेशा 0 आएगा अगर आप अर्थमेटिक मीन माइनस करते हैं हर आइटम में से। तो बिल्कुल करेक्ट है, ये प्रॉपर्टी है एक, तो आपको मैंने प्रूव करके भी दिखाई है, ठीक है। और उसके बाद सेकंड है, द सम ऑफ स्क्वेयर डेविएशन ऑफ द आइटम्स फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज मैक्सिमम। एक चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है, ये चीज़ अगर हमने देखी जो, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी बात चल रही है किस चीज़ की, स्क्वेयर डेविएशंस ऑफ द आइटम्स। ये जो हमने अभी किया ना, इसका स्क्वायर कर दीजिए आप, ठीक है। इसका स्क्वायर करते हैं अगर, और उसका जो सम करते हैं वो हमेशा क्या होगा, मिनिमम। यहाँ मैक्सिमम वर्ड की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। मिनिमम में हमेशा क्या हो जाता है हमारा, सॉरी मैक्सिमम नहीं होता, मिनिमम होता है। ध्यान रखना, अर्थमेटिक मीन से जो डेविएशन ली हैं उनका स्क्वायर करके अगर सम करते हैं तो वो हमेशा मिनिमम रहता है। सो आपकी स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट सेकंड जो है यहाँ पर फॉल्स है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, दिस वन, फर्स्ट वाली स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखिए आपको स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, व्हेन द डाटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम इट इज़ नोन एज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखो जब हम डाटा क्लासिफिकेशन करते हैं स्टैट्स में, अगर उस डाटा को हम टाइम के बेसिस पर करते हैं तो क्रोनोलॉजिकल, बिल्कुल क्रोनो वर्ड जो टाइम से रिलेटेड है आपका, जैसे आपने किसी कंपनी के डिफरेंट टाइम पीरियड्स के प्रॉफिट्स देखे, यहाँ पर डाटा आपने उसी के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया, तो इसको हम क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ही बोलते हैं। अच्छा देखिए, बायवेरिएट रेफर्स टू अ सीरीज ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा विद मैनी वेरिएबल्स। नो, बाई मतलब यहाँ पर 2, ठीक है, यहाँ पर 2 वेरिएबल्स की बात होगी। जैसे हम मान लो एज और इनकम के बेसिस पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हमने यूज़ किए हैं, ठीक है, मैनी वेरिएबल्स नहीं है, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स आना चाहिए। तो स्टेटमेंट सेकंड हमारा गलत हो जाता है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। नेक्स्ट है आपका कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड। कैपिटल बजटिंग में एक आता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। क्या होता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को हम लोग बेनिफिट और कॉस्ट रेशियो भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो इनफ्लो हमारे बेनिफिट हो गए, आउटफ्लो हो गया हमारा कॉस्ट, तो बिल्कुल सही है ये वाला। और जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ग्रेटर देन 0 शुड बी एक्सेप्टेड। अब आप ये, आपको मैंने बहुत बार बताया है, आप खुद बताएंगे इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में। ओके, थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।